तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज फिर से हाजिर हैं आप लोगों के बीच एक और नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बीबीयू सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 2023-27 है और मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक बिना एक भी स्किप किए हुए, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अरस्तू के द्वारा दिए गए क्रांति संबंधी जो विचार थे उसके बारे में है कि आखिर क्रांति होता क्या है, इसका कारण क्या है तथा इसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है। इसी चीज को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में पूरा शुरू से लास्ट तक बने रहे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओ। क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का बहुत ही आसान भाषा में उत्तर प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही आपको आसान शब्दों में समझाते हैं, ताकि आप एग्जाम में भूलो ना और अच्छे से पूरे एग्जाम में आप आंसर लिख पाओ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे परीक्षा हॉल में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न रह सकता है कि अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए, या फिर दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अरस्तू के अनुसार क्रांतियों के कारण क्या है, उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तथा तीसरा इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तू के क्रांति विषयक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रश्न की किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस बात को हम आगे आपको समझाते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले अर्थ लिखेंगे कि क्रांति का अर्थ होता क्या है आखिर। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि अरस्तू के लिए क्रांति का अर्थ हिंसक क्रांति या सशस्त्र खूनी क्रांति नहीं था, जिससे कि राज्य समुची सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जाए। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ समाज में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन है। यदि यह परिवर्तन पूर्ण होता है तो यह पूर्ण क्रांति है, और यदि आंशिक होती है तो यह आंशिक क्रांति है। तो अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ हिंसक क्रांति या फिर सशस्त्र खूनी क्रांति नहीं है। ठीक है, जिसमें खून खराबा हो ऐसा वाला क्रांति का बात अरस्तू नहीं करते हैं, बल्कि ये किस विषय में बात करते हैं, किसको क्रांति कहते हैं, कि समाज में हो रहे प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन, ठीक है, उसको अरस्तू क्रांति मानते हैं। यदि क्रांति पूर्ण होता है तो उसको पूर्ण क्रांति मानते हैं, और यदि वही क्रांति आंशिक रहे तो उसको आंशिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्रांति का अर्थ, ऐसा लिखना है हम लोगों को। अब हम लोग आगे अरस्तू के अनुसार क्रांति का उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, कि आखिर क्रांति होता क्यों है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसको एक हेडिंग बनाएंगे कि अरस्तू के अनुसार क्रांति के उद्देश्य, और इसमें लिखेंगे कि अरस्तू के क्रांति के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो अब हम लोग क्रांति के उद्देश्य लिखेंगे नीचे। ठीक है, कि आखिर ये क्रांति होता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कि क्यों क्रांति करना है। ठीक है, तो देखिए क्रांति का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, नई शासन व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, तो इसका हेडिंग बनाएंगे कि नई शासन व्यवस्था, और लिखेंगे कि यह पहले से स्थापित शासन व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से होती है। तो देखिए क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, कि नई शासन व्यवस्था स्थापित करना, मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था चल रहा है, अगर वहाँ के लोग, वहाँ की जनता उस शासन व्यवस्था से खुश नहीं है, उस प्रशासन से खुश नहीं है, तो वो क्रांति करेगी और नए शासन व्यवस्था को स्थापित करने की मांग करेगी। अब दूसरा है शासन करने वालों में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि कभी कभी क्रांति का उद्देश्य शासन करने वाले सत्ताधारियों व्यक्तियों में परिवर्तन होता है। तो क्या है कि क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, कि जो व्यक्ति सत्ता में है, कभी कभी उस व्यक्ति से उसकी जनता खुश नहीं होती है, तो उसका बदलाव करने के लिए भी, उसमें परिवर्तन करने के लिए भी क्रांति किया जाता है। ठीक है, इसका अभी हम लोग करंट एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, बांग्लादेश को देख सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में क्या हुआ, जो शेख हसीना की सरकार थी उससे वहां की बांग्लादेश की जनता खुश नहीं थी। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, क्रांति किया और नए शासन व्यवस्था को स्थापित करने का मांग किया। तो वहां पे क्रांति के बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया, और इससे क्या हुआ कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन करना पड़ा, और अभी फिलहाल राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे कि शासन करने वाले में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है क्रांति के माध्यम से। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, कि विद्यमान संविधान को ही यथार्थवादी बनाना। इसमें लिखेंगे कि कभी कभी क्रांति का उद्देश्य प्रचलित प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और यथार्थवादी बनाना है, मतलब कि वर्तमान समय में जो कानून चली आ रही है या फिर कोई भी विधि व्यवस्था जो अभी तक चली आ रही है, उसी को और अधिक प्रभावशाली या फिर यथार्थवादी बनाने के लिए भी हम लोग क्रांति का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये भी क्रांति का उद्देश्य होता है कि जो हमारा संविधान है उसी को यथार्थवादी बनाया जाए, उसी को और सत्य और प्रभावशाली बनाया जाए। ठीक है, चौथा उद्देश्य है सीमित पदीय परिवर्तन। इसमें क्या लिखेंगे, कि कभी क्रांति करने वाले राज्य के कुछ पदों में परिवर्तन करना चाहते हैं। कभी कभी क्रांति करने का उद्देश्य क्या होता है, कि राज्य के अंदर जो कुछ पोस्ट होते हैं उसी में बदलाव करना, उसी पदों में ही परिवर्तन करना होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्रांति का अर्थ देख चुके हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है ये देख चुके हैं। ठीक है, कि उद्देश्य क्या होता है, कि हम लोगों ने क्या सोचकर क्रांति किया था, कि इससे, इस क्रांति के माध्यम से हम लोगों को समाज में कौन सा बदलाव करना है, तो वही उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे अरस्तू के अनुसार क्रांति के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार की क्रांति होती है, इस चीज को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्रांति का पहला प्रकार क्या है, आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, कि जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं, और जब उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं।
पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप बदल जाता है। तो देखिए, क्रांति का एक प्रकार है आंशिक या पूर्ण क्रांति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब पूरा संविधान को ही बदल दिया जाता है, जब किसी भी देश में पूरे संविधान को बदल दिया जाए तो उसको पूर्ण क्रांति कहते हैं। ठीक है, और जब उस संविधान से केवल कुछ महत्वपूर्ण भाग को बदला जाए, कुछ पॉइंट्स को बदला जाए, तो उसको आंशिक क्रांति कहते हैं। पूर्ण क्रांति में क्या होता है, राज्य का जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अथवा जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है वो पूरी तरह से बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का अगर संविधान ही बदल दिया जाए तो पूरा सिस्टम तो चेंज होना ही है ना। तो इसलिए इस व्यवस्था में, मतलब कि पूर्ण क्रांति में, राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाती है। ठीक है, अब देखिए, क्रांति का दूसरा प्रकार है रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। इसको हेडिंग बनाइएगा अपने कॉपी में और आगे लिखिएगा कि जब संविधान का परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे, अथवा जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तू ने रक्तहीन क्रांति कहा है। अब क्रांति का दूसरा रूप है या दूसरा प्रकार है रक्तपूर्ण क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति। मतलब कि रक्तपूर्ण जिसमें खून खराबा हो, और रक्तहीन मतलब जिसमें खून खराबा नहीं हो, शांति व्यवस्था से क्रांति हो। ठीक है, रक्तपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या होता है कि जब संविधान का परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण हो, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था। अभी आपको जो ऊपर एग्जाम्पल बताए थे, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ था, पूरा खून खराबा के साथ क्रांति हुआ था, तो वहां का जो क्रांति है वो रक्तपूर्ण क्रांति है। क्योंकि बांग्लादेश की क्रांति में बहुत सारे लोग घायल हुए थे और साथ ही बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो इस प्रकार की क्रांति जो होती है वो रक्तपूर्ण क्रांति है। और कहीं पे अगर शांति व्यवस्था से किसी संविधान को परिवर्तन करने के लिए कहा जाए या फिर शांति व्यवस्था से ही क्रांति की जाए तो उसको हम लोग रक्तहीन क्रांति कहते हैं। अब क्रांति का तीसरा प्रकार है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। इसमें लिखेंगे कि अरस्तू के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत यानी बर्खास्त करने से होता है तो उसे व्यक्तिक क्रांति कहेंगे। जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अरस्तू ने अव्यक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। तो अरस्तू के अनुसार व्यक्तिगत तथा गैर व्यक्तिगत क्रांति क्या है कि जब संविधान का परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिक क्रांति कहते हैं। लेकिन अगर संविधान परिवर्तन का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त करने से नहीं हो तो उसको अव्यक्तिक या फिर अव्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब क्रांति का अगला प्रकार है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। लिखेंगे कि इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। तो वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति क्या होता है, जिसमें निर्धन व्यक्ति जो होते हैं वो राजतंत्र या फिर धनिक तंत्र के विरुद्ध क्रांति करे या विद्रोह करे, अथवा धनिक तंत्र जो होते हैं वो राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करे। ठीक है, आगे है कि यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में राजतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। लेकिन यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसे धनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि बेसिकली दो बात कहा गया है। जब कोई निर्धन व्यक्ति राजा या फिर धनी व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके और राज्य में जनतंत्र स्थापना कर ले, मतलब कि अपने राज्य से राज व्यवस्था को खत्म करके और लोकतंत्र की स्थापना कर ले, तो उसको जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, इसमें दूसरा बात भी कहा गया है कि जब राज्य में धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या फिर राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके और अपना शासन स्थापित कर ले तो उसको धनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रकार है वाग्वीरों की क्रांति। अब इसमें लिखेंगे कि जब किसी राज्य में कुछ करिश्माती नेतागण अथवा वाग्वीर लोग लुभावनकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए राज्य में क्रांति कर दे तो उसे वाग्वीर की क्रांति कहा जाता है। तो वाग्वीरों की क्रांति क्या होता है कि जब किसी नेता के द्वारा या फिर वाग्वीर के द्वारा, वाग्वीर क्या होता है, जो लंबी चौड़ी बातें करे, ठीक है, सिर्फ फेंकने जानता हो, वैसे लोग को वाग्वीर कहते हैं। तो ऐसे लोग अपने बातों से जनता को मोहित करके और अपनी महत्वाकांक्षा को मनवाने के लिए राज्य में क्रांति कर दे, तो ऐसे जो क्रांति होते हैं उसको वाग्वीरों की क्रांति कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्रांति के प्रकार देखे। अब हम लोग क्रांति के विशेष कारण जानेंगे कि किन कारणों से क्रांति उत्पन्न होती है। ठीक है, और अरस्तू ने इस विषय में क्या कहा है। एक हेडिंग बना करके सबसे पहले कॉपी के ऊपर में लिखेंगे कि अरस्तू के अनुसार क्रांति के विशेष कारण। ठीक है, आगे लिखेंगे कि अरस्तू ने क्रांति के निम्नलिखित विशेष कारण बताए हैं। तो क्रांति उत्पन्न होने की या फिर क्रांति होने का पहला कारण क्या है कि शासकों का स्वार्थी होना। मतलब कि जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, वो जब जनता की नहीं सुनते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं तब क्रांति उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, किस प्रकार से कि जिस समय शासक वर्ग स्वार्थ में अंधा हो जाता है, वह राज्य का हित ना सोचकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती है। तो समझ गए कि जब शासक होता है, जो राजा होता है, वो राज्य हित के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे, तब जनता क्या करती है कि उसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है या फिर आंदोलन कर देती है, क्रांति कर देती है। ठीक है, क्रांति उत्पन्न होने का दूसरा कारण है घृणा की भावना। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि घृणा की भावना का क्रांति के कारणों में मुख्य स्थान है। घृणा प्रायः उस समय पैदा होती है जब शक्तिशाली व संपन्न लोग
निम्न वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। निम्न वर्ग उच्च वर्ग के प्रति घृणा से भर जाता है, वह घृणा की उच्च सीमा पर पहुंचकर क्रांति कर देता है। तो देखिए, घृणा की जो भावना है वो क्रांति के कारणों में एक मुख्य स्थान ग्रहण करती है, क्योंकि घृणा प्राय उस समय पैदा होता है जब क्या होता है, एक शक्तिशाली या संपन्न जो लोग होते हैं या वर्ग होते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को हेय की दृष्टि से, मतलब कि अपमान की दृष्टि से देखते हैं, और निम्न वर्ग के लोगों का अपमान करते हैं। तो जो निम्न वर्ग है वो घृणा की भावना से भर जाता है, और यही घृणा का जो उच्चतर सीमा जब पार हो जाता है तब निम्न वर्ग के लोग क्रांति कर देते हैं। ठीक है, क्रांति उत्पन्न होने का तीसरा कारण है भय का होना। ठीक है, अब ये किस प्रकार से कारण बनता है उसको लिखेंगे कि क्रांति का एक मुख्य कारण भय भी है। अरस्तु के अनुसार भय दो प्रकार से व्यक्ति को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। पहला कि कुछ व्यक्तियों को यह भय होता है कि उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए वे विद्रोह कर बैठते हैं, और दूसरा कि अपराधी दंड के भय से भयभीत होकर विद्रोह कर देते हैं। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि भय जो है वो व्यक्ति को दो प्रकार से विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पहला क्या, यदि उसको भय हो कि उसके साथ कुछ अन्याय होगा तो इसके लिए वो विद्रोह कर बैठते हैं, और दूसरा यह कि अपराधी जो होते हैं वो दंड के भय से भयभीत होकर के डर करके और विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, चौथा कारण है उदंडता। इसमें लिखेंगे कि जब शासक वर्ग धृष्टतावश जनहित के बारे में विचार नहीं करता तो जनता उसके विरुद्ध क्रांति के लिए उग्र हो जाती है। मतलब कि जब शासक उदंड हो जाए और अपनी जनता के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में ही ना सोचने लगे, तब जनता क्या करती है, अपने शासक के विरुद्ध क्रांति छेड़ देती है और विद्रोह कर देती है। ठीक है, अब क्रांति का पांचवा कारण है आर्थिक असमानताएं। इसमें आप लोग को लिखना है कि आर्थिक असमानता ही प्रायः दलित वर्ग को क्रांति के लिए उकसाती है। यह क्रांति के मुख्य कारणों में से एक होती है। तो आर्थिक रूप से जो असमानता होती है, जो दलितों के साथ, जो पिछड़ों के साथ असमानता होती है, तो उसके वजह से भी क्रांति उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला कारण है मध्यम वर्ग का ना होना, मतलब कि मिडिल क्लास लोगों का ना होना। इसमें आप लोगों को लिखना है कि समाज में संतुलन मध्यम वर्ग के होने से हमेशा बना रहता है। मध्यम वर्ग के अभाव में अमीर व गरीब के बीच दूरी बढ़ जाती है। इस दूरी को दलित वर्ग सह नहीं पाता, परिणाम स्वरूप क्रांति का जन्म होता है। तो जो समाज में मध्यम वर्ग या फिर मिडिल क्लास जो कैटेगरी है वो क्या करता है कि दोनों पक्षों के बीच, मतलब कि गरीब और अमीर के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जो मिडिल क्लास होते हैं वो बीच बीच के होते हैं, ना ज्यादा अमीर होते हैं ना ज्यादा गरीब होते हैं, और ये दोनों कैटेगरी के बीच, मतलब कि अमीरों और गरीबों के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो दोनों के बीच जो है वो दूरी बढ़ जाएगी, और ये दूरी दलित वर्ग सह नहीं पाएंगे, और इसके वजह से क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्रांति जन्म ले लेगा। ठीक है, क्रांति हो जाएगा। ठीक है, सातवां कारण है राजतंत्र में क्रांति। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि राजतंत्र में क्रांति प्रायः उस समय होती है जब शासक स्वार्थी निरंकुश होकर जनता पर अत्याचार प्रारंभ कर देता है। इस शासन की यह विशेषता होती है कि इसमें शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। तो देखिए, राजतंत्र में क्रांति कब होती है, जब शासक जो होते हैं वो स्वार्थी और निरंकुश होकर के जनता पर अत्याचार प्रारंभ करना कर देते हैं, तब राजतंत्र की क्रांति होती है, और इसमें शासन की जो बागडोर होती है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति पूरे शासन को कंट्रोल कर रहा होता है। क्रांति का आठवां कारण है धनिक तंत्र में क्रांति। इसमें लिखेंगे कि अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण जनता के साथ बुरा व्यवहार है। धनिक तंत्र में क्रांति का दूसरा कारण अरस्तु ने शासक वर्ग के आपस में झगड़े को बताया है। इस प्रकार से धनिक क्रांति में लिखेंगे। ठीक है, अब नवा कारण है कुलीन तंत्र में क्रांति। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको टोटल क्रांति के 9 कारण लिखाए। ठीक है, ये सारे कारण अरस्तु के द्वारा बताए गए। तो क्या आपको भी एग्जाम में इतना सारा कारण लिखना पड़ेगा, 9 का 9 कारण लिखना पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे आपको सिर्फ 4 से 5 कारण अगर आप लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 9 कारण इसलिए बताएं ताकि अगर आप कुछ भूल भी जाते हो बीच में तो कम से कम 3 से 4 या फिर 5 आपको कम से कम याद रह जाए। ठीक है, एग्जाम में पूरे 9 में से 3 या 4 कारण तो जरूर ही याद रह जाएंगे अगर आप अच्छे से अगर पूरे वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, इसलिए हम आपके यहाँ पे 9 कारण करवा दिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 या 5 ही लिखना है। तो 9वां कारण में क्या लिखेंगे कि कुलीन तंत्र में शासन सत्ता केवल विशेष लोगों के हाथों में होती है। जब ये लोग निरंकुश हो जाते हैं तो असंतुष्ट जनता क्रांति कर देती है। तो इस प्रकार से 9वें टॉपिक को लिखना है। उसके बाद आगे हेडिंग बनाएंगे कि क्रांतियों को रोकने के अरस्तु के सुझाव या उपाय। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? सबसे पहले क्रांति का अर्थ लिखे थे, उसके बाद उसका प्रकार लिखे थे, फिर क्रांति होने का क्या क्या कारण होता है। अब हम लोग लिखेंगे कि क्रांति रोकने का क्या क्या सुझाव हो सकता है, क्या क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, तो अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए क्या क्या उपाय दिए हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मैक्सी का कहना है कि अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उसके निराकरण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। विभिन्न प्रकार के राज्यों में क्रांति को कैसे रोका जाए, अरस्तु ने इसके सुझाव दिए हैं। क्रांति को रोकने का सुझाव निम्नलिखित प्रकार से है। तो देखिए क्या है कि अरस्तु ने जितने शालीनता से और विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारण का विस्तार पूर्वक हम लोग को बताया है और इसका विश्लेषण किया है, ठीक उसी प्रकार इसके निराकरण के, मतलब इसके रोकने के उपाय को भी उसी प्रकार से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, पहला उपाय क्या है कि राज्य में किसी भी प्रकार की कानूनहीनता अथवा अराजकता के प्रति
शासकों को सजग रहना चाहिए। कानूनहीनता की शुरुआत अदृश्य रूप से छोटे छोटे मुद्दों से होती है जो कालांतर में विशाल रूप धारण कर लेती है। तो क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने क्या सुझाव दिए हैं कि राज्य में कभी भी अगर किसी भी प्रकार का कानूनहीनता या फिर अराजकता होता है तो राज्य के जो शासक होते हैं उसको सजग रहना चाहिए और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत होता है वो ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों से होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये विशाल रूप ले लेता है और क्रांति बन जाता है। ठीक है। दूसरा उपाय है शासकों को शासितों की आंखों में धूल डालकर, उन्हें धोखा देकर अथवा झूठे आश्वासन देकर उन पर शासन नहीं करना चाहिए। हमें यह नियम ही बना लेना चाहिए कि शासितों को गुमराह करने के तरीके में हमें कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है कि कभी भी शासक को जनता से झूठ बोलकर उस पर शासन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा उपाय है राज्य के अधिकारियों को प्रजा के प्रति, नागरिकों तथा गैर नागरिकों के प्रति समानता तथा समदर्शी भाव रखना जरूरी है। और चौथा उपाय है राज्य के अभिजात अथवा श्रेष्ठ जनों को आपसी कलह से बचना चाहिए। पांचवा उपाय है राज्य को कभी भी किसी व्यक्ति की महिमा को अन्य व्यक्तियों से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। और छठा उपाय है राज्य की विधि द्वारा यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन अथवा संबंधों के सहारे राज्य में महत्ता को प्राप्त नहीं करेगा। मतलब कि राज्य में कानून के द्वारा यह निर्धारित कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वो अपने धन अथवा संबंधों के सहारे से राज्य में कुछ स्पेशल प्रिविलेज ना ले सके। ठीक है। सातवां उपाय है कि राज्य में ऐसे दंडनायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो इसकी देख रेख करे कि राज्य में कुछ सदस्य संविधान के आदर्शों के विपरीत तो नहीं रहते हैं। मतलब कि एक ऐसे अधिकारी का नियुक्ति कर देना चाहिए जो समाज में घूम के, राज्य में घूम करके ये देखेगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो संविधान के विपरीत तो काम नहीं कर रहे, सभी संविधान को तो फॉलो कर रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक दंडनायक अधिकारी का नियुक्ति कर देना चाहिए। ठीक है। आठवां उपाय है कि शासन के अधिकारियों के लिए यह नियम बना दिया जाए कि वे अपने पद का दुरुपयोग निजी लाभ पूर्ति के लिए नहीं करेंगे। और क्रांति को रोकने का नौवां तरीका क्या है कि लोकतंत्र में धनी लोगों के धन को छीनने से बचाया जाना चाहिए तथा कुलीन तंत्र में निर्धनों की रक्षा की जानी चाहिए। 10वां उपाय है कि संविधान की रक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय की नागरिकों को उनके संविधान की भावना के अनुकूल शिक्षित किया जाना चाहिए। तो देखिए अरस्तु ने क्रांति को रोकने का जो 10वां कारण बताया है वो बाकी के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसमें क्या कहता है कि संविधान की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या होना चाहिए कि जो नागरिक हैं उनको संविधान के भावना के अनुकूल शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। ताकि वे संविधान का आदर करें और संविधान में कहे गए बातों को माने, उसके मूल्यों का आदर करें। ठीक है। अब आगे लास्ट हेडिंग बनाएंगे कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की आलोचना। तो इसके विचारों की आलोचना में हम लोग क्या लिखेंगे कि अरस्तु के उपयुक्त क्रांति संबंधी विचार बहुमूल्य हैं, परंतु इसकी भी आलोचना इन आधारों पर की जा सकती है कि एक तो कि अरस्तु सभी प्रकार के परिवर्तनों को क्रांति मानता है या क्रांति की गलत परिभाषा है। दूसरे और वह आर्थिक विषमता पर सर्वाधिक जोर देता है, जबकि क्रांति के अन्य कई कारण हमें इतिहास में मिलते हैं। तो देखिए अरस्तु ने जो क्रांति के संबंधी जो विचार कहे हैं, जो विचारों को बताया, वो बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन इसकी भी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि अरस्तु जो है वो सभी प्रकार के परिवर्तन को क्रांति मानते हैं, लेकिन ये क्रांति का एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, ये क्रांति का गलत परिभाषा है। ठीक है। तो वहीं दूसरी ओर वो क्या करते हैं कि आर्थिक विषमता पर भी जोर देते हैं, जबकि क्रांति के जो अन्य कारण है वो हम लोगों को इतिहास से भी मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। इस प्रकार से आपको भी अपने आंसर शीट में लिखना है। आप लोगों को ये आंसर बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन आंसर बहुत लंबा है नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे कि क्रांति का अर्थ क्या होता है, उसके बाद क्रांति के प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद क्रांति के होने के कारण क्या क्या होते हैं, फिर सबसे लास्ट में हम लोग लिखे थे कि क्रांति को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, क्रांति से बचने के उपाय। ठीक है। कि कैसे हम लोग क्रांति को होने से रोक सकते हैं। तो इतना चीज ही बस हम लोग लिखे थे और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार जो है उसकी आलोचना किए थे। ठीक है। बस इतना सही आंसर है। आप लोगों को बहुत ही लंबा लग रहा होगा, लेकिन आंसर लंबा है नहीं। जितना शॉर्ट और सटीक आंसर हो सकता था उतना शॉर्ट और सटीक लाने का हम प्रयास किए हैं, जिससे आप लिख करके एग्जाम में और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको यहाँ पे हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर से रिलेटेड और भी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने वाले वो जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पे मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो इस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। सेमेस्टर 2 वालों के लिए तो चैनल पर जाकर के सारा वीडियो देखें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।